हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? आज की क्लास में हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 पढ़ने वाले हैं, जो कि अभी आयकर से संबंधित प्रश्न हैं। आप देख पा रहे होंगे ये आयकर से संबंधित प्रश्न हैं। अभी तक हमने 3 क्रमांक तक पढ़ा है, जिसमें आप देखे होंगे कि टैक्स की किस प्रकार से गणना की जाती है। आइए तो देखते हैं चौथा नंबर भी किस प्रकार से हल किया जाएगा। पहले के जैसा ही है, 7 क्वेश्चन इस प्रश्नावली में दिए गए हैं। ठीक है, तो आप जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल इजी वे में हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो पढ़ लेते हैं एक बार। वित्तीय वर्ष 2014-15 में किसी बैंक कर्मचारी की मासिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 40,000 रुपये है। वह मासिक आय, ध्यान रखेंगे मासिक आय है। ठीक है, अच्छा लिखते भी जा रहे हैं पढ़ते भी जा रहे हैं। तो मासिक आय यहाँ पे दिया है 40,000 रुपये, देख सकते हैं 40,000 रुपये एक महीने का है। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल में लिख दिया हूँ वेतन की कुल वार्षिक आय 12 से गुणा करके उसको वार्षिक बना लेना है। आपको क्या करना है, वार्षिक। एक महीने में 40,000 कमाता है तो 12 महीने में कितना कमाएगा, तो 12 चौक 48, 4,80,000 रुपये आ गया। ठीक, दूसरा स्टेप जैसे पहले बनाते थे हम लोग, कर में छूट योग कुल राशि कितनी है। कर में छूट योग कुल राशि कितनी है, तो कौन कौन सी राशियों पे कर मुक्त होता है, कर छूट होता है, उसको हम लोग लिखने वाले हैं। तो ए नंबर में लिखेंगे, देखिएगा आगे लिखा हुआ है कि वह 42,000 रुपये वार्षिक अपने सामान्य भविष्य निधि में, यानी यहाँ लिखेंगे सामान्य भविष्य निधि है ना, सामान्य भविष्य निधि। इसमें वार्षिक जमा करता है, तो वार्षिक के लिए अपन यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे उसको, 12 से गुणा करने की जरूरत है नहीं, इस प्रकार से लिख देंगे। बी नंबर में आगे देखिएगा 6,000 रुपये अर्धवार्षिक प्रीमियम जमा करता है। देखिएगा अर्धवार्षिक प्रीमियम किसमें, LIC में। तो आप लिख सकते हैं LIC में कितना जमा करता है, 6,000 रुपये ये अर्धवार्षिक जमा करता है, मतलब 6 माह में 6,000 जमा करता है। तो वार्षिक बनाएंगे तो वार्षिक इसका डबल हो जाएगा भाई। 6 महीने में 6,000 जमा करता है तो 12 महीने में उसका डबल, यानी 12,000 जमा करेगा। तो 2 से गुणा करके लिखना है इसको, तो कितना हो जाएगा, ये 12,000 रुपये आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद कर में छूट या कुल राशि का स्टेप हम लोग बनाते हैं, जिसमें 2 ही स्टेप हमारे हैं, ए और बी 2 ही स्टेप हैं। तो दोनों स्टेपों को देख लेंगे हम लोग। दोनों स्टेपों को हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इन्हीं को जोड़ना है। ए और बी 2 ही स्टेप बने हैं, इसके बाद तो कुछ जमा ही नहीं किया है। जमा किया है तो टैक्स किया है। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि प्रथम 11 माह के लिए 1,600 रुपये प्रति माह आयकर देता है। तो पहले हम लोग टैक्स की पूरी गणना कर लेते हैं, इसके बाद कितना आयकर दिया, वो कितना और देना है वो हम लोग भी निकालेंगे। तो पहले तो लिखेंगे कर में छूट या कुल राशि। तो पहला और ये ए और बी दोनों स्टेपों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कुल मिला के आ जा रहा है 0,004 54,000 रुपये। टोटल 54,000 रुपये आ रहा है, जिस पे टैक्स फ्री होगा। तो कर योग्य आय कितनी होगी, तो टोटल 4,80,000 है। 4,80,000 में से 54,000 को माइनस कर दीजिए, जो बचेगी राशि उसी पे टैक्स की गणना करना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये 54,000 इसको हटा देते हैं हम लोग। ये आ गया आपका 4,26,000 रुपये आ गया। कितना आ गया, 4,26,000 रुपये आ गया। इस राशि पर टैक्स की गणना करेंगे हम लोग। ठीक है, इसी राशि पे क्या करेंगे, टैक्स की गणना हम लोग करेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं फिर। अब आयकर की गणना करेंगे। आयकर की गणना, आयकर गणना में ए स्टेप क्या लिखा हुआ है, देखिएगा 2,50,000 रुपये तक कोई कर नहीं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 2,50,000 रुपये तक, और लास्ट में लिखेंगे कोई कर नहीं।
कोई आयकर नहीं, या शून्य लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। मतलब 2,50,000 तक, इसी राशि का 2,50,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्टेप में क्या लिखा है, मतलब इतना तो छूट हो गया, उतना उधर छूट मिला ही था 54,000 का, लेकिन इसके बाद भी 2.5 लाख का छूट मिल जा रहा है, इसी अमाउंट का 2.5 लाख का छूट मिल जा रहा है, ठीक है। इसके बाद लिखा है 2,50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक 10%, यानी 2,50,000 ₹1 से 5 लाख रुपए तक जितनी अमाउंट होगा रुपए तक कितना लगेगा, 10% टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक जो अमाउंट होगा, इस अमाउंट का, उस अमाउंट का 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया है, कन्फ्यूजन यहाँ पे थोड़ा होता है आपको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये लास्ट वाले का इससे कंपेयर करेंगे, इन दोनों की तुलना करिए। तुलना में आपको क्या दिख रहा है कि इससे ये जो है ये राशि छोटी पड़ रही है, ये इससे छोटी है। अगर छोटी हुई ये वाली राशि तो क्या करेंगे, आप इस राशि से इसको घटा दीजिए और जो आएगा उसका 10% निकालिए। जैसा कि मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ अभी, 4,26,000 रुपये माइनस 2,50,000, एक को नहीं लेंगे है ना, इसका 10%, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये घटा देते हैं पहले, इसका कितना आ रहा है मान, 2,26,000 माइनस 2,50,000, तो आ गया 0,006, और ये आ गया कितना 7, और 1,76,000 रुपये। ये आपका आ जा रहा है 1,76,000 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है, 1,76,000 रुपये। इसका 10% निकालेंगे हम लोग, तो ये 0 कट गया, ये 0 कटा, बचा कितना 17,600। तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे हम लोग 17,600। ये 17,600 रुपये जो है ये टोटल आपका कर निकला। इसके बाद तो अमाउंट है ही नहीं, हम लोग 5 लाख 2.5 लाख से 5 लाख तक का इस अमाउंट का तो निकाल लिए। 5 लाख से ज़्यादा अगर होता तो और आगे बढ़ते, तभी तो है नहीं ज़्यादा, तो हो गया, इतना ही करना है। इसके बाद क्या करना है, कुल कर निकालना है, कुल कर लिखना है, मतलब कुल कर निकला तो है पहले से। कुल कर कितना हो जाएगा, पहला में से दूसरे को जोड़ दीजिए। पहला का मान 0 आया, देखिए 0 है, और दूसरे का मान कितना है 17,600 रुपये आया, ठीक है। अब शिक्षा उपकर लिखेंगे, शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर क्या है, शिक्षा उपकर आपका 3% लगता है, ठीक है। वहाँ पे लिखा हुआ है देय आयकर शिक्षा उपकर, ये साफ लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। शिक्षा उपकर देय आयकर का कितना 3%, तो यहाँ 3% निकालेंगे। देय आयकर हमारा कितना है, ये कुल कर ही देय आयकर है ना, तो यह आ जाएगा 17,600 गुणा 3 बटा में आ गया आपका 100। गुणा कर देंगे, इसका कितना आ जा रहा है अमाउंट देखिएगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18 8 हासिल, 1 7 3 21 22, 3 1 कम 3 2 5, 528 रुपये ही आ रहा है शिक्षा उपकर आपका, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, शिक्षा उपकर के साथ इसको जोड़ देंगे। देय आयकर हमारा ये है, शिक्षा उपकर देय आयकर का ही निकाला गया, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इन दोनों को जोड़िए, कितना अमाउंट हुआ उतना अपने को भुगतान करना था। कुल भुगतान योग कुल कर लिखेंगे, भुगतान योग्य कुल कर। भुगतान योग कुल कर कितना आएगा भाई, इसके साथ इसको जोड़ दो, शिक्षा उपकर ये है और ये इसको जोड़ दो, तो 8 हो गया, और ये
2 हो गया, 6 5 11 17 18,000। देखिएगा आ रहा है आपका 18,128 रुपये टोटल आ रहा है। ठीक है, 18,128 रुपये टोटल आ रहा है। अब लास्ट में कहता है कि अगला जो है 11 महीने तक 1,600 रुपये प्रति माह के हिसाब से टैक्स पटा चुका है। तो टोटल तो उसको इतना देना था, लेकिन कितना पटाया है उसको घटाना पड़ेगा ना। तो पहले निकाल लेते हैं कि 11 माह तक भुगतान किया गया कुल कर, मतलब 11 महीने तक कितना भुगतान किया गया। तो वो क्या करेंगे, 11 गुणा 1,600 गुणा 11 कितना जाएगा, 17600। 17600 इतना चुका है। और उसको चुकाना कितना था, 18,128 चुकाना था, पूरा देना था टैक्स। 17,600 पर महीने के हिसाब से, 1,600 रुपये पर महीने के हिसाब से 11 महीने तक पटा चुका। अंतिम महीने में वो कितना देगा ये पूछ रहा है। अंतिम माह में उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाली आयकर की गणना कीजिए। अतः करके लिखेंगे, अतः अंतिम माह में भुगतान आयकर मतलब ये टोटल चुकाना था, इसमें से इसको घटा दीजिए, जो बचेगा उसको देना है। और 8 ये 2 5 यानी 528 रुपये, 528 रुपये उसको अंतिम महीने में और चुकाना होगा। ठीक है, कुल आयकर आप देख सकते हैं कि 18,128 रुपये, 18,128 रुपये कुल आयकर आया, जिसमें से 17,600 1,600 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 11 महीने तक पटा चुका है। इसके बाद ये पूरे में से इसको घटा दीजिए, जो पटाया है उसको थोड़ी ना देगा। ठीक है, घटा दीजिए। इसके बाद बचा कितना, 528 रुपये उसको अंतिम महीने में और देना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस प्रकार से प्रश्न थे। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न हैं और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।